नमस्कार, चौक मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव नागर मौजूद हैं। होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, स्पेशलिस्ट हैं होम्योपैथी के अंदर, और एक ऐसी बीमारी को लेकर हम बात करेंगे जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। सीलिएक डिजीज़ बीट एलर्जी, ये एक बीमारी है जिसको ग्लूटीन सेंसिटिविटी भी कहते हैं, जिसमें गेहूं से होने वाली जो एलर्जी है वो आमतौर पर मरीज में देखने को मिलती है, और खास तौर पर डॉक्टर बच्चों साहब में। देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की बीमारी है ये? ये बीमारी सीलिएक डिजीज जो है, ये वैसे देखा जाए तो वेस्टर्न की बीमारी थी। आज से 50 साल पहले ये वेस्टर्न में सबसे पहले आयरलैंड के अंदर आई थी। तो वहाँ पे ग्लूटीन से सेंसिटिविटी, जो ग्लूटीन जो एक प्रोटीन होता है जो गेहूं के अंदर मिलता है, इस प्रोटीन की वजह से गेहूं में जो रोटी अपनी अच्छी बनती है ना, जैसे ज्वार की रोटी बनाते हैं या बाजरे की रोटी बनाते हैं, तो टूट जाती है। वो इसलिए टूटती है क्योंकि उनमें ग्लूटीन नहीं होता। गेहूं के अंदर ग्लूटेन होने की वजह से ही इससे हर चीज़ के अपन पकवान बना सकते हैं। गेहूं की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जबकि बाजरे की नहीं बनती, मक्का की नहीं बनती। और जो ये प्रोटीन है ग्लूटीन, जिससे लचीलापन आता है आटे के अंदर, ये लचीलापन वाली जो प्रोटीन है ये ग्लूटेन, ये जैसे ही गेहूं बच्चे खाते हैं या जो गेहूं से एलर्जी जिनको होती है, उनके अंदर जैसे ही गेहूं जाता है, और वो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, उसके अंदर की जो वॉल होती है जिसको विलाई बोलते हैं, उसको ये डैमेज करने लगता है। और जैसे ही डैमेज करने लगता है तो बच्चे के अंदर फिर क्या आता है, ऐसे सिम्टम आने लगते हैं कि लूज मोशन होना ज़्यादा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो किसी भी चीज़ को, अपने खाने को एब्जॉर्ब करने का काम है और उसको एसिमुलेट करना होता है। तो जब उस विलाई डैमेज हो जाता है तो उससे क्या एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, जिससे बच्चे में वेट बढ़ना रुक जाता है, उसकी हाइट रुक जाती है, उसका लूज मोशन होने लग जाते हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है, और भाई तमाम तरीके के 400 प्रकार के इसके सिम्टम्स होते हैं जो अलग अलग बच्चों में अलग अलग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों में। बच्चों में ही देखने को मिलते हैं या एक उम्र के बाद वयस्क में भी ये रोग देखने? हाँ, ये किसी भी एज में हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन अभी जो है वो बच्चों में ही देखने को मिल रहा है। बड़े होने के बाद जिन बच्चों का या जिनका पेशेंट्स का चाइल्डहुड कंडीशन में पेट की कोई प्रॉब्लम रहती थी, या उनकी जेनेटिक्स में पेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा था उनके मदर फादर में, तो उनमें भी चांसेस, या किसी में घर में फैमिली हिस्ट्री में ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो उनमें भी चांसेस इस बीमारी के। अच्छा, अनुवांशिक भी हो सकती हाँ, है ये बीमारी? अनुवांशिक ही होती है। ये बेसिकली ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जो अनुवांशिक है। इसलिए इसमें अभी इंडिया में ये क्या है, इस जनरेशन में ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, लेकिन इनके जो पीढ़ी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसमें ये डेफिनेटली उन बच्चों में भी ये बीमारी आएगी। ठीक है, बच्चों में ये बीमारी है, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, क्या स्थिति है? क्या बीमारी बढ़ रही है तेजी से, और कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं, एक मोटा मोटा आंकड़े की बात करें, इस बीमारी से पीड़ित है? मोटा मोटी जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बीमारी के जो पेशेंट ठीक किया था 2007 के अंदर, ओके। जब मैं जर्मनी गया था, तो वहाँ मुझे इसके पेशेंट मिले थे। तब मुझे वंडर हुआ कि यार ये भी कोई बीमारी होती है, हमारे इंडिया में तो है ही नहीं। तब मैं यहाँ इंडिया में मैंने सर्च किया तो 2007 के अंदर जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर 1500 पेशेंट इसके रजिस्टर्ड थे। लेकिन आज की डेट में देखें तो ऑल ओवर राजस्थान में या इंडिया में हर 10 बच्चों में मतलब 2 बच्चे सी लेके मिल रहे हैं। ओके। हर 10 बच्चों में से 2 बच्चे सी लेके मिल रहे हैं, यानी कि 20% बच्चे। यानी मतलब ये तो रिसर्च चल रहा है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता बढ़ है। भी सकता है, कहीं तो रिपोर्टेड भी नहीं है ना। पर लेकिन मैं जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बॉम्बे, और इधर से ये गंगानगर, इस नॉर्थ इंडिया में मैं कई जगह विजिट मेरी रहती है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मतलब मेरे पास पर डे 140 पेशेंट आते हैं जो गेहूँ से एलर्जी के। वो सारे ही गेहूँ से एलर्जी वाले। अच्छा, गेहूं से एलर्जी, हाँ, ग्लूटीन? बच्चे, हाँ बिल्कुल सारे बच्चे। और कई घरों में तो मैंने देखा है कि जो ट्विंस है तो उन दोनों को ही है, या 3 बच्चे तीनों को ही है। मतलब ये एक जीन्स में आ रही है बच्चों में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीमारी की आपने बात की। लक्षण देखिए आमतौर पर जल्दी से पहचान में, क्योंकि हाँ, अवेयरनेस काफ़ी कम है इस बीमारी को लेकर। तो जो लक्षण है उसके बारे में बात करें तो किस तरह से जो माता पिता हैं अपने छोटे बच्चों में इस लक्षण की पहचान कर सकते हैं? इसका जो सबसे पिकुलर सिम्टम्स आता है वो ये है कि बच्चे को भूख तो लगती है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता।
और उसकी हाइट चेक हो जाती है। तो माँ बाप सोचते हैं कि यार ये बढ़ नहीं रहा, ये सिम्टम्स लेके हमारे पास है। कई बच्चों में डाइजेस्टिव सिम्टम्स आते हैं। जैसे दो तरीके का सीलिक होता है, एक डाइजेस्टिव सीलिक होता है, एक नॉन डाइजेस्टिव होता है। तो डाइजेस्टिव में तो पता लग जाता है, पेट फूलता है, कब्जी रहने लग जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, पेट में दर्द, पेट का फुलावट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उससे तो बच्चा आता है तो हम पेट दर्द की या लूज मोशन की शिकायत लेके आए तो तुरंत दवा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो नॉन डाइजेस्टिव होते हैं, जिनमें पेट का कोई सिम्टम्स नहीं होता, लेकिन उनकी हाइट रुक जाती है, उनमें थायराइड आ जाता है, या उनमें वजन बढ़ना रुक जाता है, या उनके बाल जाने चले जाते हैं, या आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब 400 प्रकार के सिम्टम्स में आ सकते हैं किसी भी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मतलब पहचानना भी बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। इसका है। एक टेस्ट होता है, टीटीजे आईजे एंटीबॉडी, उससे ही हम इस बीमारी का पता चलता है कि वो एंटीबॉडीज बढ़ जाए। बेसिकली ये एंटीबॉडी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो इम्यून सिस्टम के साथ इसका रिलेशन है। जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये बीमारी बढ़ जाती है। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये बीमारी आप पे होगी। मतलब ये बात हुई पहचानने की। देखिए डॉक्टर साहब, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, नवजात होता है, तो उसको दूध पिलाया जाता है, फिर उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन, जब वो थोड़ा बड़ा होता है या 6 महीने 8 महीने 10 महीने का होता है, तब उसको शायद अन्न शुरू किया जाता है। तब शुरू ही किया जाता है। तो उस स्थिति में भी कुछ पहचान हो सकती है? उस स्थिति में पहचान का यही तरीका है कि जब बच्चा, जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है तो माँ का फीड करता है, मिल्क फीड करता है। तो जिन बच्चों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है या सीलिएक डिजीज के लक्षण होते हैं, उन बच्चों में मिल्क इंटॉलरेंस भी होता है, बिल्कुल। लैक्टोज। हाँ, उन बच्चों में दूध भी रिएक्ट करने लग जाता है। तो कई माँ आके हमको बोलती है कि तो दूध भी नहीं पीता, दूध नहीं पचता है, इसको उल्टियाँ कर देता है, या लूज मोशन हो जाते हैं, या रेसेज आने लग जाते हैं, खुजली होने चाहिए, लाल लाल दापड़ टाइप हो जाते हैं। तो मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस भी उन बच्चों में ही पाया जाता है जिनमें वीट की एलर्जी होती है। ये दोनों अच्छा, मतलब दूध से एलर्जी है तो फिर बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि गेहूं हाँ, से भी वो उसको एलर्जी गेहूं से भी उसको एलर्जी वहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल। ये हमने बात की। अब होम्योपैथिक में किस तरह का इलाज है? देखिए, एलोपैथी को लेकर भले ही लोग आज बात करते हों, लेकिन होम्योपैथिक जिस तेज़ी से आज बढ़ रहा है, हर बीमारी का लगभग लगभग इसमें इलाज है। तो इस बीमारी का किस तरह से इलाज है होम्योपैथी? होम्योपैथी बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ पे अच्छा काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी इम्यून सिस्टम सपोर्टिंग मेडिसिन होती है। तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, लाइक सीलिएक डिजीज है ना, या थायराइड है, या जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है ना, उनमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ज़बरदस्त दवाएं हैं इनमें। तो ये जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो भी रिएक्ट कर रहा है आप, वो आपको रिएक्ट करना बंद कर देगा। देखिए, हम कहते हैं कि गेहूं में एलर्जी, गेहूं से एलर्जी, तो गेहूं में प्रॉब्लम है या अपने बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है? अच्छा। ये सोचने की बात है ना, कि जैसे कई लोग कहते हैं साहब हमने गेहूं बंद कर दिया, लेकिन गेहूं बंद करने से आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा ना, क्योंकि आप जिससे प्रॉब्लम है उसको दूर किया है, लेकिन जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं किया ना। तो उस इम्यून सिस्टम को यदि अपन ठीक करते हैं तो आपके केमिकल इम्बेलेंसेज होते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम को डीअरेंज करते हैं तो जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम सपोर्ट ठीक होने लगता है होम्योपैथी मेडिसिन से, तो आप गेहूं इंटेक करने लग जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, होम्योपैथिक में तो शायद इलाज भी परफेक्ट होता है, और कहा जाता है कि परफेक्ट इलाज होता है। कितने टाइम तक मतलब इलाज चलता है? अगर बच्चे में जल्द ये लक्षण पहचान में आ जाए तो कितना लंबा ये इलाज हाँ, जो है ये वो बहुत चल अच्छा सकता है? सवाल पूछा, क्योंकि कई पेरेंट्स आपको आगे पूछते हैं कि साहब कितने साल दवा चले। लेकिन देखिए, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कोरोना था, कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं था कि कोई 2 दिन में ठीक हो रहा है, कोई 10 दिन में हो रहा है, 15 दिन में ठीक हो रहा था, कोई हॉस्पिटल में जाके ठीक हो रहे थे, कोई घर पे काढ़े पी के ठीक हो रहे थे। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कोरोना हुआ नहीं। तो ये बिकॉज ऑफ कि वो ऑटोइम्यून डेफिशिएंसी, ऑटोइम्यून डिजीज थी वो भी। कोरोना के अंदर भी एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, वो एंटीबॉडी लेवल चेक करते थे। तो सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग है। आपने देखा होगा कोरोना में RT-PCR टेस्ट करते थे, जो एंटीबॉडी टेस्ट होता था, तो वो एंटीबॉडी ये डिनोट करता है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा कितना है, तो कैसा है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब कई बच्चों में जो सीलिएक की बीमारी है वो 2 साल में भी ठीक होती है, कोई में 2.5 में हो जाती है, कोई में 5 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि उनका जितना इम्यून सिस्टम डीअरेंज होगा उतना उनका टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है। बिल्कुल। एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी आता है, इलाज चलेगा लंबा,
अगर हम ये इसका इलाज लेते हैं होम्योपैथी में तो इलाज थोड़ा सा लंबा होता है होम्योपैथी का, लेकिन ये शंकाएं भी बनी रहती कि क्या ये बीमारी लौट कर वापस आ सकती है? नहीं, एक बार यदि ठीक से उसका ट्रीटमेंट हो गया और जितना टाइम फ्रेम डॉक्टर साहब बताते हैं, जो भी होम्योपैथी डॉक्टर से आप इलाज लेते हैं, वो टाइम में यदि आप पूरा करते हैं तो उसके बाद चांसेस ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपका एंटीबॉडीज को वो उस लेवल तक ले आती है मेडिसन जहाँ पे नॉर्मल रेंज होती है। जब आपका एंटीबॉडी उस नॉर्मल रेंज में आ जाता है, आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर चांसेस नहीं होते। पर वो ये है कि आप लगातार मतलब परहेज नहीं कर रहे, कई सारी चीज़ें ऐसी करते हैं ना, जैसे ग्लूटेन वाली चीज़ हाँ, अगर ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा। नहीं, थोड़ा बहुत खाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैदा आप रोज ले रहे हैं या फास्ट फूड ले रहे हैं, या और फिर आपका लाइफ स्टाइल भी ठीक नहीं है, आप कोई भी एल्कलाइन फूड भी नहीं ले रहे बच्चों साथ में तो फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा में। देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा अभी देखने में मिल रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम की हिडन एपिडेमिक है, छुपी महामारी है। एक टाइम था जब हम गेहूं के लिए कोई परहेज नहीं करते थे, मतलब पूड़ी तो आप देखिए कि समाज से गायब ही हो गई। मतलब पूड़ी एक दो तीन दिन खा लेते थे लोग, लेकिन अभी एक टाइम खाने के बाद ही, जबकि अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखते हैं नहीं 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 पूड़ी नहीं। हाँ, थोड़ी सी। क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे ये एलर्जी के इंडिकेशन है कि गेहूं में भी आप देखिए कि 2 रोटी 3 रोटी से ज़्यादा डाइट नहीं रही लोगों की। एक जमाना था तब लोग कैसा खाते, तो इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसको डाइजेस्ट करते थे। लेकिन अब लोगों के इम्यून सिस्टम वीक हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, और ये जो बीमारी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इम्यून सिस्टम है आपका, वो आपका बिल्कुल मतलब खत्म में हो जाता है बच्चों में अगर देखें तो, मतलब शुरू में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। उस एक आखिरी सवाल ही मैं लेना चाहूँगा, वयस्कों की अगर हम इस बीमारी को लेकर बात करें तो देखिए, आमतौर पर बच्चों में कई बार पहचानने में नहीं आती जब छोटे होते हैं, लेकिन वयस्क होने के बाद कितने प्रतिशत चांस है कि ये बीमारी हो सकती है? देखिए, जो वयस्क जब बच्चे थे उनका यदि उस टाइम में जब वो चाइल्डहुड स्टेज में थे, तब उसमें उनके पेट की प्रॉब्लम ऑफ एंड ऑन होती रहती थी, तो उनमें चांसेज है कि 70% 80% चांस है कि उनको आगे जाके ओल्ड एज में, यानी कि 50 या 40 के आसपास जाके उनको ये बीमारी के चांसेज हैं। क्योंकि ये बीमारी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब गेहूँ के अंदर भी अपन ये भी एक कारण मान सकते हैं कि केमिकल्स का काफ़ी यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड काफ़ी यूज किए जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि लोग गेहूं को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अभी अपनी अमेरिका में रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई जिसमें आप ये लिखा गया कि आपको जिंदा रहना तो गेहूं बंद करना पड़ेगा। मतलब इस पे अवेयरनेस चल रही है, और कई लोग अभी मोटे अनाज की तरफ आ भी गए। आपने देखा होगा ज्वार बाजरा मक्का लोग ज़्यादा पहले तो मेरे हिसाब से मतलब आहार यही हुआ करता था, हाँ, बाजरा, मक्का, यही बता। गेहूं कल्चर पिछले कुछ वर्षों में, सालों में ये सामने आया। एक आखिरी सवाल मैं एक और लेना चाहूँगा, अगर कोई इलाज ले रहा है इस बीमारी से, होम्योपैथी में अगर उसका इलाज चल रहा है, तो किन चीज़ों से परहेज रखना सबसे ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा जो परहेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इसमें, इस बीमारी में मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आते हैं वो गलने लगती है। तो गलती तब है जब बॉडी के अंदर एसिड इंटेक ज़्यादा होता है, मतलब जो तेजाब आपकी बॉडी में यदि ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है, पेट में एसिड इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं आप, तो उससे आपकी अंदर की जो वॉल है वो डैमेज होने लगती है। तो आपको चाहिए कि आप एल्कलाइन फूड ज़्यादा लें। एल्कलाइन फूड में जैसे सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लें जो डिटॉक्स करती है बॉडी को, जैसे मौसमी है, संतरा है, नींबू पानी है। जो सिट्रस खट्टे फल हैं ये क्या डिटॉक्स करते हैं बॉडी को। ये सेल अपने नेचुरल ट्रीटमेंट है जो करना चाहिए। अभी अपन लोगों को भी करना चाहिए कि अपने एक बॉडी एक जस्ट बायोलॉजिकल मशीन है, इसकी भी एक रिपेयरिंग होनी चाहिए, इसकी भी जैसे सर्विस होनी चाहिए। नहीं ओके। हम लोग करते ही नहीं, कभी पेट साफ नहीं करते, कभी फास्टिंग करना चाहिए एक सर्टेन इंटरवल के बाद, 15 दिन में या महीने में एक बार। तो ये चीज़ें यदि अपन ऐड करते हैं तो ये बीमारी से और कुछ होम्योपैथी मेडिकेशन से इसको 100% ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर नागर ने जिस तरह से बताया कि गेहूं से होने वाली ये एलर्जी आमतौर पर बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिलती है, लेकिन चांस यह भी है कि वयस्कों में भी इसके जो होने के जो खतरे हैं वो लगातार बढ़ सकते हैं।
कुछ उपाय, कुछ किस तरह से पहचान हो सकती है इस बीमारी की, इसको लेकर डॉक्टर नागर ने पूरी यहाँ पर चर्चा की है। किस तरह से इलाज संभव है, किस तरह से परहेज करें, ये तमाम बातें डॉक्टर नागर ने यहाँ पर बताई है। फिलहाल के लिए इतना ही।